और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं। बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है। भारत को उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है। सर्वे सर्वा पीएम मोदी ही हैं, वही सब कुछ संभालते हैं, पंचायत चुनाव से लेकर विदेश मंत्री तक का काम वो संभालते हैं। हमारी कोशिश ये कम है दुनिया में दोस्त ज्यादा बने, हमारी कोशिश ये हो गई है कि देश के अंदर हमें वोट ज्यादा मिले। क्या अब रूस ने भी भारत की पीठ में छुरा घोंपा है? क्या पुतिन ने भी मोदी को किनारे लगाने की शुरुआत कर दी है? जिस रूस को भारत दशकों से दोस्त मानता आया, आज वही रूस पाकिस्तान को स्वाभाविक सहयोगी और महत्वपूर्ण साझेदार बता रहा है। और ये सब उस वक्त जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत पाकिस्तान तनाव चरम पर है। रूसी उप प्रधानमंत्री ने पाकिस्तान को दोस्त बताया है और पाकिस्तान ने भी रूस की जमकर तारीफ की है, जिससे भारत की चिंता बढ़ने की पूरी आशंका है। और आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या रूस अब भारत का भरोसेमंद साथी नहीं रहा? क्या पाकिस्तान और रूस की बढ़ती नजदीकियां भारत के लिए खतरनाक संकेत है? नमस्कार, मैं हूं अंकुर, आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर, जहां आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात करते हैं इस मुद्दे पर और वो बताएंगे कि रूस और पुतिन क्या मोदी को किनारे लगाने के कारण और भारत की चिंता बढ़ा सकते हैं? आशुतोष जी, क्या दोस्त दोस्त नहीं रहा? देखिए, एक बात तो समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई किसी का दोस्त नहीं होता है। सिर्फ एक चीज परमानेंट होती है और वो है जो राष्ट्रीय हित, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो जो लोग डिप्लोमेसी को समझते हैं, फॉरेन पॉलिसी को समझते हैं, वो हमेशा अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाते हैं और उसमें जो व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं होती हैं या जो आपकी अपनी विचारधारा होती है उसको किनारे रख दिया जाता है। अफसोस की बात यह है कि पिछले कई सालों से लगातार यह देखने में आ रहा है कि जो हमारी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, वो विचारधारा के स्तर पर और अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को डिप्लोमेसी में और फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश ये हो रही है कि लोग और भारत के लोग ये माने कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बड़े स्टेट्समैन बन गए हैं और साथ ही साथ अब भारत एक बहुत विकसित राष्ट्र के रूप में सामने आ गया है और सारी दुनिया अब भारत की सुनती है। हकीकत इसका ठीक उल्टा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आपने बिल्कुल सही कहा। अभी जब रूस का जिक्र आपने किया तो ये जो रूस की जो बैठक थी, या मॉस्को में बैठक थी, और इस बैठक में एक तरीके से अगर आप ध्यान से देखें तो जो रूस के यहाँ जो बिजनेस या इंडस्ट्री की जो मीटिंग हो रही थी, जिसको कहते हैं इनोप्रोम, ये रशिया का लार्जेस्ट एनुअल इंडस्ट्रियल ट्रेड फेयर है। उस मीटिंग में पाकिस्तान के नुमाइंदे भी थे, जाहिर सी बात है रूस के नुमाइंदे तो थे ही थे। और जो बातचीत हुई उसमें उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जो है वो इनका इंपॉर्टेंट पार्टनर है, यानी महत्वपूर्ण साझेदार है, और साथ ही साथ एक नेचुरल एलाइज है, यानी स्वाभाविक सहयोगी है। ये जो स्वाभाविक सहयोगी की बात है, ये अभी ज्यादा वक्त नहीं बीता है जब रूस भारत के बारे में ये कहता था कि भारत उनका स्वाभाविक सहयोगी है। सवाल इसका इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, परीक्षण होना चाहिए कि आखिर रूस इस तरीके की बात क्यों कर रहा है। और इस संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति, भारत की डिप्लोमेसी आज की तारीख में अगर कोई पूछे कि है भी या नहीं है भी है, क्या इज देयर एनी फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया, इज देयर एनी डिप्लोमेसी बाय इंडिया, ये सवाल अगर आप गंभीरता से पूछेंगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि कहीं ना कहीं बहुत गंभीर स्तर पर भारत की विदेश नीति एक संकट के दौर से गुजर रही। दो महत्वपूर्ण ताकतें हैं जो दुनिया में नंबर 1, नंबर 2 ताकत है, एक अमेरिका है, दूसरा चीन है। अमेरिका लगातार भारत के प्रति जिन शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है, चाहे वो ट्रेड टैरिफ का सवाल हो या सीज फायर के बाद की बात हो, उसके पहले आपने देखा था कि भारत के जो अवैध इमिग्रेंट्स थे
जो अमेरिका में रह रहे थे उनको किस तरीके से हथकड़ी बीड़ी लगाकर हिंदुस्तान भेजा गया। और ये तब हो रहा था जब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका के अंदर थे और अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात कर रहे थे। अमेरिका भारत को टैरिफ किंग कहता है एक, और ये वो अमेरिका है जिसके साथ नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री रहते हुए सबसे बेहतर रिश्ते बनाने की कोशिश की, उनके लिए वोट तक मांगे और उनको अपना स्वाभाविक दोस्त तक बताया। वो ट्रंप जब अमेरिका के राष्ट्रपति बने हैं उसके बाद से भारत और अमेरिका के रिश्तों में एक तनाव देखने को मिल रहा है। तो एक तो तस्वीर ये हो गई। दूसरी तस्वीर चीन की है जो दुनिया का नंबर 2 इस वक्त देश है। गलवान की घटना सबको मालूम है, कैसे भारतीय सैनिकों के साथ व्यवहार किया गया। चीन लगातार तनावपूर्ण बातचीत कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यहां तक कि भारत के कैप्टन शिव कुमार ने माफ करिएगा, भारत के जो डिप्टी सेना प्रमुख हैं राहुल सिंह, उन्होंने यहां तक कहा कि 81% साजो सामान हार्डवेयर जो है वो पाकिस्तान को चाइना प्रोवाइड कर रहा और भारत एक नहीं बल्कि 3 शत्रुओं से लड़ रहा था एक तरीके से। ये चीन का रवैया है। रूस पर भारत को सबसे ज्यादा नाज था, सबसे ज्यादा उनके ऊपर भरोसा था, क्योंकि सोवियत संघ के साथ हमारी 1971 में एक बड़ी ऐतिहासिक ट्रीटी हुई थी। वो रूस पूरी पाकिस्तान क्राइसिस के दौरान चुप रहा, शांत रहा। तो रूस, चीन और अमेरिका तीनों से भारत के रिश्तों में एक नाटकीय बदलाव दिखाई पड़ रहा है। इस संदर्भ में अगर आप देखें कि रूस, जिसे भारत को अपना नेचुरल एलाई कहना चाहिए, स्वाभाविक सहयोगी कहना चाहिए, वो पाकिस्तान को अपना सहयोगी नेचुरल एलाई कह रहा है। अमेरिका के राष्ट्रपति पाकिस्तान के फील्ड मार्शल या आर्मी के प्रमुख आसिम मुनीर को अपने यहां लंच पर बुलाते हैं और उनकी तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि आई लव पाकिस्तान, और उनके जो जनरल हैं वो कहते हैं कि पाकिस्तान एक फिनोमिनल पार्टनर है आतंकवाद से लड़ने में। यानी भारत ऑपरेशन सिंदूर पहलगाम के बावजूद भी अमेरिका को कन्विंस नहीं कर पा रहा है कि पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है। तो और उसके साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें रूस के संदर्भ में, तो जब रूस और यूक्रेन की लड़ाई चल रही थी उस वक्त रूस के ऊपर तमाम पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया था। भारत ने उस वक्त अंतरराष्ट्रीय जो सहमति थी उसको तोड़ते हुए रूस के साथ अपना ऑयल खरीदा क्योंकि सस्ते में मिल रहा था। उसके बावजूद रूस आपके साथ जो है वो स्वाभाविक साझेदार की बात नहीं कर रहा है। तो इस संदर्भ में अगर आप देखोगे तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि भारत की विदेश नीति जो है पूरी तरीके से इस वक्त खंड खंड पड़ी हुई है। और ना चीन के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना अमेरिका के साथ आपके रिश्ते अच्छे हैं, ना रूस के साथ आपके रिश्ते पहले जैसे रह गए हैं। पाकिस्तान तो दुनिया को मालूम है, बांग्लादेश में आपकी क्या स्थिति सबको मालूम, वहां इस वक्त भारत विरोधी शक्तियां आ गई। मालदीव जैसा देश भी कहता है कि हमें भारतीयों की यहाँ जरूरत नहीं, आप यहाँ से निकल जाइए। वैसे जो यूरोपियन यूनियन है उसके बारे में तो खुद आपके विदेश मंत्री कहते हैं कि हमें प्रीचर्स की नहीं बल्कि हमें पार्टनर्स की जरूरत है। तो आपकी विदेश नीति है कहाँ? तो ये एक बड़ा गंभीर सवाल है। मैं ये नहीं मानूंगा कि रूस ने भारत की पीठ पर छुरा घोंपा। मैं ये कहूंगा कि भारत दुनिया को कन्विंस नहीं कर पा रहा है अपने स्टैंड को लेके, अपनी बातों को लेके, और वो कहीं ना कहीं दोस्तों से ज्यादा, पार्टनर से ज्यादा वो दुश्मन क्रिएट कर रहा है या प्रीचर्स क्रिएट कर रहा है जो भारत को संदेश दे रहे हैं कि भाई आप उतने बड़े नहीं जितना कि आप अपने आप को समझते हो, आप अभी भी उसी स्थिति में रहिए जैसे आप पहले थे। बिल्कुल। और दोस्त जो थे उनको भी लगभग दुश्मन ही बनाते जा रहा है भारत। रूस जो पाकिस्तान में स्टील मिल है, ट्रेन प्रोजेक्ट बहुतों पे अब काम करेगा। पाकिस्तान ने बात कही है कि हम सहयोग की इसमें उम्मीद लगाते हैं। उससे भारत की चिंताएं तो बढ़ेंगी। क्या आपको लगता है, अब नया सवाल यह है कि आपने कहा कि जिस प्रकार से ट्रंप के खिलाफ तो अलग बात हो गई, ट्रंप के बारे में भी मोदी जी बिल्कुल शांत हैं। अमेरिका के प्रति बार बार ये सवाल उठता है, विपक्ष लगातार उठाता है कि उसने तो नाम तक दे दिया कि नरेंद्र सरेंडर अमेरिका के सामने हो गए हैं। तो आपको लगता है कि अमेरिका के प्रति इतना सरेंडर हो जाना, नतमस्तक हो जाना रशिया को पसंद नहीं आ रहा है? कि मुझे लगता है तो अब तो अमेरिका के ही एकदम से हो गए हैं, हमारी तो वो वाली बात नहीं। देखिए इसमें जो डेवलपमेंट पिछले महीनों में हुए हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत को उन डेवलपमेंट्स के हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हुआ क्या कि सोवियत यूनियन के खत्म होने के बाद रूस की स्थिति कमजोर हुई। चीन ने इस बात का फायदा उठाया, उसने रूस के साथ अपनी दोस्ती को मजबूत कर लिया और वो
कहीं ना कहीं जो यूक्रेन वॉर चल रही है, उस यूक्रेन वॉर में चीन ने रूस की काफी मदद भी की है। ऐसे में जो रूस की डिपेंडेंस है वो चीन के ऊपर बढ़ गई है। साथ ही साथ चीन ने भारत को कमजोर करने के लिए पाकिस्तान के साथ अपने आप को बहुत मजबूत कर लिया। पाकिस्तान को एक तरीके से अपना स्पॉन्सर्ड कंट्री बना दिया उसने। तो एक तरफ पाकिस्तान अमेरिका के साथ अपने रिश्ते बहुत बेहतर कर रहा है, दूसरी तरफ चीन उसका एक नेचुरल एलाई हो गया है, तीसरी तरफ रूस वाया चाइना पाकिस्तान को अपना एलाई मानने लगा है। तो प्रश्न ये खड़ा होता है कि जब जियो पॉलिटिक्स इतनी तेजी के साथ बदल रही थी, तो भारत को, मतलब भारत का मतलब मोदी सरकार को भी उसके हिसाब से अपनी नीतियों में बदलाव करना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री की जो सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि वो दुनिया में जाके लोगों के गले मिल जाते हैं। गले हाँ। मिलने से देश नहीं मिलता, गले मिलने से दिल भी नहीं मिलते, बल्कि आप गले बाद में मिलिए, पहले अपने राष्ट्रीय हितों को आगे बढ़ाइए, अपनी विदेश नीति को बदलते हुए जियो पॉलिटिक्स में उसको बदलने की कोशिश करिए। ये कैसे हो सकता है कि कनाडा में आपका जो आपके बड़े नेता के खिलाफ वहां पे केस चल रहा है और वहां हत्या का केस चल रहा है, अमेरिका के अंदर भी केस चल रहा है, अडानी के खिलाफ भी केस चल रहा है, चाइना की स्थिति सबको मालूम है, रूस की स्थिति सबको मालूम, जो मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूं। तो हम कर क्या रहे थे? हम क्यों चीजों को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं? यहां तक कि जो संघाई कॉपरेशन है उसमें भी आपकी बात कोई नहीं सुनता। अमेरिका बार बार धमकी दे रहा है कि ब्रिक्स के साथ जो रहेगा हम उनके साथ बुरा बर्ताव करेंगे, भारत ब्रिक्स का हिस्सा है। तो इन सब चीजों के संदर्भ में अगर आप देखेंगे तो स्पष्ट हो जाएगा कि इस वक्त देश को एक नए काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है, जो अंतर्राष्ट्रीय बदलती हुई परिस्थितियों के हिसाब से खुद को बदल सके। जो सोवियत यूनियन का जो हमारा बड़ा दोस्त था, अगर वो चीन के साथ जा रहा है, अगर वो पाकिस्तान के साथ जा रहा है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं कमी हमारे अंदर। हम रूस को क्यों क्यों कहें कि भाई रूस हमारे पीठ पे छुरा घोंप रहा है? भाई जब आप किसी को अपने हिसाब से कहेंगे कि भाई मैं तो अब दुनिया में नंबर 1 कंट्री हो गया हूं, मैं तो विकसित राष्ट्र हो गया हूं, अब पूरी दुनिया हमारी बातों को सुनती है, तो फिर ये सवाल तो पूछा जाएगा ना कि आप रूस आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा, चीन आपकी बात क्यों नहीं सुन रहा, पाकिस्तान और बांग्लादेश आपसे क्यों आपकी बात नहीं सुन रहे हैं, अमेरिका क्यों नहीं सुन रहा है, मालदीव क्यों नहीं सुन। चलिए पाकिस्तान तो छोड़ दिए, पाकिस्तान तो दुश्मन मुल्क है, बांग्लादेश तो आपका आपका साथी था, अमेरिका के लिए तो आप वोट मांग रहे थे ना। बिल्कुल। अब जिस प्रकार से भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के बाद दूसरे देशों के रिएक्शन आए, या कहें कि रिएक्शन आए ही नहीं भारत के प्रति, तो वो यही लगा कि गले पड़ा गया है उनके साथ। एक तो होता गले लगना, एक होता गले पड़ गए। दूसरा सवाल ये है कि क्या आपको लगता है कि भारत की विदेश नीति, पहले तो आपने कहा कि एक अच्छे विदेश मंत्री की जरूरत है। मुझे लगता है विदेश मंत्री सर्वे सर्वा पीएम मोदी ही हैं, वही सब कुछ संभालते हैं। पंचायत चुनाव से लेकर विदेश मंत्री तक का काम वो संभालते हैं, वन मैन आर्मी है उनका। लेकिन आपको क्या लगता है कि जो विदेश नीति हमारी है वो घरेलू राजनीति से प्रभावित होती है? ये तो साफ साफ हो गया है कि यहाँ पर एक्शन होता है तो वो आप विदेशों में भी ऐसे बोल जाते हैं। अब विदेश नीति का जो प्रभाव है वो भारत की घरेलू राजनीति पर इम्पैक्ट बचाएगा? जनता को लगेगा कि हाँ, तो बिल्कुल आपने विश्व गुरु बनाने चक्कर में आप प्रचार गुरु थे और हमको तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। देखिए ये बात आपने बिल्कुल सही कही कि जो सारी के सारी जो अंतर्राष्ट्रीय नीति हम इस वक्त चला रहे हैं, वो हमारी अंदरूनी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको प्रभावित करने के लिए कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये कम है कि दुनिया में दोस्त ज्यादा बने, हमारी कोशिश ये हो गई है कि देश के अंदर हमें वोट ज्यादा मिले। हमारी कोशिश ये नहीं है कि कितने देश पाकिस्तान को खलनायक मानते हैं। हमारी कोशिश ये हो गई कि हम जहां भी जाएं वहां का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड हमको मिल जाए। क्या करेगा देश? हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेके चाटेगा क्या? खाएगा क्या? उससे तो पेट नहीं भरने वाला ना। हम ये मान लें कि अगर मान लिया आपको हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला और पुतिन भारत के अंदर, या रशिया, चाइना, अमेरिका भारत के अंदर बड़े पैमाने पर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आपका अमेरिका का दोस्त जो आपका डोनाल्ड ट्रंप है, वो तो यहाँ एप्पल से कह रहा है कि आप यहाँ पे अपना फैक्ट्री मत लगाइए। वो एलन मस्क से कह रहा है कि आप यहाँ अपनी फैक्ट्री मत लगाइए, अगर आप यहाँ फैक्ट्री लगाएंगे तो हम उसके ऊपर दुगना तिगुना टैरिफ वसूल करेंगे। तो ये तो किसी दोस्त की निशानी नहीं हुई। तो मेरा ये कहना यह है कि आप 32 नहीं, अब 40 देशों के साथ हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ले लीजिए, लेकिन देश की विदेश नीति को आगे बढ़ाइए और देश के हितों पर किसी तरीके की कमी या कुठाराघात नहीं होना चाहिए। दूसरी बात जो मैं कह रहा हूं कि ये बात बिल्कुल सच है कि देश की विदेश नीति जो होती है वो प्रधानमंत्री कार्यालय से तय होते, प्रधानमंत्री तय करते हैं। लेकिन अगर एक काबिल विदेश मंत्रालय का काम यह होता है कि वो प्रधानमंत्री को उचित सलाह दे, उनको उचित इनपुट दे और उनको ये समझाने की में कामयाबी हासिल करे कि किस
नीति को परस्यू करने में भारत का जो राष्ट्रीय हित है वो आगे बढ़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद जमीन पे तो नहीं रहते उस लिहाज से, उनको तो बहुत सारे काम है। उनके पास विदेश नीति के साथ साथ पूरे देश की नीति को संभालने का काम होता है, लेकिन विदेश मंत्रालय का काम तो सिर्फ और सिर्फ विदेश नीति को देखने का काम होता है। अगर वो उचित इनपुट नहीं देंगे, अगर प्रधानमंत्री के सामने खड़े होकर सही सलाह उनको नहीं देंगे, अगर उनको सही दृष्टि नहीं देंगे, तो फिर प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री कार्यालय किस तरीके से नई नीतियों का गठन करेगा और कैसे अपने अंदर बदलाव लेगा। इसलिए मैं कहता हूं कि देश को एक बहुत ही काबिल विदेश मंत्री की जरूरत है, एक पॉलिटिकल विदेश मंत्री की जरूरत है, जो मौजूदा परिस्थितियों को देखकर प्रधानमंत्री के साथ बैठ के उनको समझा सके, उनको बता सके कि हमारी विदेश नीति में क्या क्या बदलाव करने की जरूरत है और आपको कहां कहां जाके फोन करने की जरूरत है। ये जो पूरी स्थितियां पैदा हो रही हैं, पीएम मोदी को समझाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, अगर पीएम मोदी सुनेंगे। और भारत हाँ या ना में जवाब, भारत पर अंतर जनता में इसका इम्पैक्ट पड़ेगा विदेश नीति का? देखिए, धीरे धीरे इन सब चीजों का असर तो पड़ रहा है, ऐसा नहीं है कि, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है जिनके जवाब अब सरकार दे नहीं पा रही है। अभी अचानक देखिए अजीत डोभाल ने कह दिया कि दुनिया, पश्चिमी मीडिया तो कुछ भी कह रहा था उल्टा पुल्टा, और एक भी सबूत, एक भी तस्वीर नहीं दिखा। आप कहना क्या चाहते हैं? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि जो खबरें चल रही थी कि जो विमान गिरे या जेट गिरे वो सारी झूठ थी? तो फिर आप अपने ही चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को आप झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं, आप अपने ही कैप्टन शिव कुमार को झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बातें लोगों तक धीरे धीरे पहुंचती है, ऐसा नहीं कि लोगों तक ये बातें धीरे धीरे नहीं पहुंचती। असर होने में वक्त लग सकता है, ये मैं मानता हूं। असर होने में वक्त लग सकता है। पीएम मोदी कई देशों में जाके अवार्ड लेते हैं, लेकिन भारत को किसी नेता को जरूरत है कि वो अवार्ड नहीं, भारत को सपोर्ट दिलवाए, भारत के साथ देश खड़े हों जैसे मुल्क पहले खड़े होते थे। अब जो दूर भाग रहे हैं वो ना हो, इसके लिए जो आशु जी ने कहा कि विदेश नीति की सख्त सुधार की जरूरत है, जो लगातार एकदम से नीचे जा रही है, पता नहीं कितनी नीचे जाएगी। अभी जमीन पर तो आ गई है और पाताल लोक में चली जाएगी। वो पता नहीं कि भारत जब चारों तरफ से ऐसा लग रहा है पाकिस्तान भारत को घेर रहा है। पहले बोलते थे हम चीन घेर रहा है, अब पाकिस्तान रशिया से बात कर रहा है, पाकिस्तान अमेरिका से बात कर रहा है, पाकिस्तान चीन से तो कर ही रहा है, पाकिस्तान बांग्लादेश से बात कर रहा है। तो शायद हमको पाकिस्तान ही घेर रहा है, यही हमारी विदेश नीति। अब देखते हैं आगे क्या होता है। इस विषय पर हम लगातार नजर बनाए रखेंगे और ऐसे ही विषयों पर आपके साथ हम आते रहेंगे। और सत्य हिंदी पर बाकी वीडियोस को देखने के लिए अगर आपने सब्सक्राइब कर लिया है तो बहुत बहुत धन्यवाद। अगर नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब कर लिया तो बाकी लोगों से कहिए कि सब्सक्राइब करें और अच्छी जानकारी पाएं। और अगर आपने सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड नहीं किया तो वो भी कर लीजिए। बाकी वीडियोस में यही बात करता हूं, फिर से रिपीट कर दी। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.